जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 6 है बागवानी एवं वृक्षारोपण। कृषि विज्ञान कक्षा 6 का पाठ नंबर 6 है बागवानी एवं वृक्षारोपण। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि वाटिका में पहला पॉइंट है केवल फूल के पौधे लगाए जाते हैं। दूसरा है केवल फलों के पौधे लगाए जाते हैं। तीसरा है केवल सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। या चौथा ऑप्शन है फल और सब्जियों दोनों के पौधे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा वाटिका होता है, वाटिका में हम सिर्फ क्या लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों के बाद दिए गए कोष्टक में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। उत्तर दे रखा कि वाटिका में पेड़ पौधे सघन लगाने चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। वाटिका में आप कभी भी ध्यान रखेंगे पेड़ पौधे को सघन नहीं लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लीच उष्ण प्रदेशी, लीची लिख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, लीची उष्ण प्रदेशी फल है। बिल्कुल सही है दोस्तों, उष्ण प्रदेशी फल होता है। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में लीची पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है कलम बीज द्वारा लगाई जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। जब भी हम कलम लगाते हैं तो क्या करते हैं, पौधों की टहनियों को काट करके कलम लगाया जाता है, ना कि उसके बीज द्वारा लगाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि वाटिका अभिन्यास में किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो आपसे पूछ रखा जो वाटिका अभिन्यास होता है दोस्तों, उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इसके बारे में लिखना है। लिखेंगे वाटिका लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला पॉइंट है कि पेड़ तथा पौधे सघन नहीं हो लगाने चाहिए। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो पेड़ पौधे होंगे उनको सघन नहीं लगाना चाहिए, उनको आसपास ज़्यादा पास नहीं लगाना चाहिए। दूसरा है कि मार्ग के दोनों ओर झाड़ियाँ लगानी चाहिए। झाड़ियाँ सुंदर पंक्तियों फूलों वाली होनी चाहिए। जो हमारा मार्ग होता है उसके दोनों साइड में क्या करेंगे आप, झाड़ियाँ लगाएंगे। वो झाड़ियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, सुंदर और पत्तियों वाली वो होनी चाहिए, फूलों वाली होनी चाहिए। तीसरा है कि शोभाकारी वृक्ष तथा झाड़ी नुमा पेड़ एक किनारे पर लगाने। जो शोभाकारी वृक्ष होते हैं या झाड़ी नुमा वृक्ष होते हैं या पेड़ होते हैं, उनको एक साइड एक किनारे पर लगाना चाहिए। लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए। जो लताएं होती हैं उनको किस पे लगाना है, स्तंभों के सहारे लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है अलंकृत पत्तियों वाले तथा छाया चाहने वाले पौधे छायादार स्थानों पर लगाना चाहिए। जो अलंकृत पत्तियां होती हैं या जिसको छाया चाहिए होता है जिस पौधों को, उनको कहाँ पे लगाना चाहिए, छायादार स्थानों पे लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है वाटिका में फूल वाले पौधों को एक व्यवस्था के साथ लगानी चाहिए कि हर वर्ष हर महीने फूल खिलते रहें। तो फूल वाले पौधे लगाते समय ध्यान में रखें, इस प्रकार से लगाएं कि हर वर्ष हर महीने फूल उसमें निकलते रहें। अगला पॉइंट है वाटिका के प्रवेश द्वार तथा पर भी सुंदर सुगंधित फूलों वाली लताएं लगानी चाहिए। जो प्रवेश द्वार होता है वाटिका का, उसमें सुंदर और सुगंधित फूलों वाली लताएं लगानी चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है पौधे चाहे क्यारियों में हो या मार्ग के दोनों किनारे अथवा अलग अलग हो, सिंचाई के लिए क्यारी आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। तो ध्यान में रखना है, जो पौधे हों चाहे क्यारियों में हो या चाहे मार्ग के दोनों किनारे हो या अलग अलग हो, सिंचाई के लिए क्यारियों की आवश्यकता के अनुसार आपको उसको बनाना चाहिए। वाटिका में आकर्षण होना चाहिए। इसके लिए पौधों की अधिक से अधिक किस्में लगानी चाहिए। वाटिका कैसी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए। उसमें जो होनी चाहिए पौधे होने चाहिए, फूल होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, अधिक से अधिक किस्मों वाले होने चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है मौसमी फूल कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ रखा है जो मौसमी फूल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे जाड़ा, गर्मी और बरसात की बात करते हैं। तो जाड़े में अगर हम बात करें तो इसमें गेंदा है, हालीहॉक है, फ्लॉक्स, कैलेंडुला आपका होता है, डहलिया है, कैंडी टफ है आदि। ये सब क्या है, जाड़े वाली फूलें हैं। सेकंड पॉइंट है गर्मी की बात करते हैं तो इसमें सूरजमुखी, पोर्चुलाका, कोचिया आदि है। ये सब आपकी गर्मी की फूल हैं। तीसरा है बरसात में मुर्गकेश, बालसन, जीनिया आदि प्रकार के पौधे यहाँ पे फूल आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है लीची की प्रजाति लिखिए। लीची की प्रजाति इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। लीची की 3 प्रजातियां हैं। पहली है अगेती जाति,
ठीक है, यहाँ पे अगेती लिख लीजिएगा, अगेती आपकी है, दूसरा है मध्य प्रजाति और तीसरा है पछेती। तो अगर अगेती प्रजाति में देखते हैं तो इसमें देहरादून, रोज सेंटेड, अर्ली लार्ज रेड, ये सब क्या है, अर्ली लार्ज रेड, देहरादून, रोज सेंटेड, ये सब क्या है हमारी अगेती प्रजातियां हैं। दूसरा है मध्य प्रजातियां जो बीच में है, उसमें शाही है, गुलाब है, चाइना है, सहारनपुरी प्याजी, ये सब क्या है, सहारनपुरी प्याजी, ये सब क्या दोस्तों मध्य प्रजातियां हैं। पछेती की बात करते हैं, इसमें आता है गोला, कलकतिया, रामनगर, लेट, सीडलेस और दोस्तों लास्ट में है इलायची। ये सब हमारी पछेती किस्म की लीची की प्रजातियां हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नींबू का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछ रखा है जो नींबू का प्रवर्धन होता है कैसे किया जाता है, उत्तर में लिखेंगे नींबू वर्गीय फल वृक्षों की बीजों द्वारा अथवा वनस्पति प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जाता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, खूंटी, गोटी, भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना इत्यादि इस प्रकार के नींबू का हम प्रवर्धन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लीची की खेती का वर्णन कीजिए। दोस्तों लीची की खेती का आपको वर्णन करना है, किस प्रकार से लीची की खेती की जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे लीची के पौधे वर्षा ऋतु में खेत में रोपे जाते हैं। जो दोस्तों हमारा लीची का पौधे होते हैं उसको हम रोपाई कब की जाती है, उसकी रोपाई की जाती है वर्षा ऋतु में। सिंचाई की सुविधा होने पर फरवरी मार्च में भी खेत में रोपाया जाता है। अगर सिंचाई की सुविधा है तो आप फरवरी या मार्च में भी उसको रोप सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। लीची के पौधे रोपने के लिए अप्रैल मई में खेत में 10-10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर गहरे गड्ढे खोद लेना चाहिए। लीची की खेती आप जब भी करें तो उससे क्या है कि अप्रैल मई में अगर बरसात के मौसम में बो रहे हैं तो 10-10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर गहरे गड्ढे को खोद लेना चाहिए और इन्हें जून तक खुला रखना चाहिए। मिट्टी और गड्ढे धूप में भली भांति तप जाएं। वर्षा होने के उपरांत जुलाई के प्रारंभ में इन गड्ढों में 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम चूना, 250 ग्राम एड्रीन चूड़, 110 किलोग्राम लीची के बाग की मिट्टी में मिलाकर गड्ढों में भर देना चाहिए। अगस्त में इन गड्ढों के बीचों बीच पौधा रोपकर चारों तरफ थाला बना देना चाहिए। तो ध्यान में रखना, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आपको गोबर की खाद, फास्फोरस, पोटास की मात्रा दिसंबर के अंत में देना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/2 मात्रा फरवरी तथा 1/2 मात्रा अप्रैल में देनी चाहिए। इसके अलावा 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट के साथ 1.2 किलोग्राम बुझा चूना 450 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से आप लीची की खेती कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नींबू के प्रवर्धन की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे नींबू वर्गीय फल वृक्षों को बीज द्वारा अथवा वनस्पति प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कि कलम बांधना, दाब लगाना, गोटी, भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना। प्रश्न नंबर 6 है, प्रवर्धन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। उत्तर में लिखेंगे एक बीज से अनेक बीज और इन बीजों द्वारा अनेक पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात एक से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण भी है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, एक बीज से अनेक बीज या अनेक बीजों से अनेक पौधे प्राप्त होने अथवा एक से अनेक पौधे तैयार करने की विधि जो होती है हमारी प्रवर्धन कहलाती है। और प्रवर्धन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रसारण। बीज द्वारा प्रवर्धन, पहला पॉइंट है बीज द्वारा प्रवर्धन कैसे करते हैं, इसमें लिखेंगे जब बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कायकी प्रवर्धन। कायकी प्रवर्धन में क्या आता है कि जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधों के अंग होते हैं। इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे हम कायकी प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि जो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, शाखा होती है, कली होती है, कली से पौधों के अंग होते हैं, सब क्या होते हैं हमारे पौधों के अंग होते हैं। इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कायकी प्रवर्धन कहते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है कि बीज प्रवर्धन और कायकी प्रवर्धन में अंतर होता है। जो हमारा बीज प्रवर्धन होता है और हमारा कायकी प्रवर्धन होता है, इनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे बीज प्रवर्धन व कायकी प्रवर्धन में अंतर निम्न है। पहले ध्यान में रखेंगे कि बीज प्रवर्धन में पौधा जो होता है, पौधा बीज के अंकुरण से पैदा होता है। जो बीज प्रवर्धन में होता है, पौधा क्या होता है, बीज के अंकुरण से पैदा होता है। जबकि अगर हम कायकी प्रवर्धन की बात करते हैं तो कायकी प्रवर्धन का आधार पौधों के हिस्से, जड़, तना, शाखा, पत्ती या कली में से किसी एक के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 8 है कायकी प्रवर्धन से क्या लाभ होते हैं। उत्तर में लिखेंगे कायकी प्रवर्धन के लाभ। पहला पॉइंट है फल का पेड़ जल्दी फलने लगता है। दूसरा है फल पर एक समय में एक ही प्रकार के फल लगते हैं। तीसरा पॉइंट है सभी फल रूप, रंग, आकार, स्वाद, सुगंध में समान होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है मातृ पौधों के सभी गुण आ जाते हैं। अनेक लाभकारी गुणों का समावेश होता है। पॉइंट नंबर 6 है पेड़ छोटे व कम फैलने वाले होते हैं और किसी कार्य की देखभाल में आसानी होती है। ये सब लाभ है। प्रश्न नंबर 6 है वाटिका अभिन्यास से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे वाटिका कहाँ और किस प्रकार आकार में बनाई जाए, इसके लिए किस प्रकार के फूल, पत्तियों वाले पौधे, लता, झाड़ियाँ व पेड़ किस स्थान पर लगाएं, यह जानकारी जरूरी होती है। प्राप्त सुविधा के अनुसार वाटिका लगाने वाला या व्यक्ति यदि कुशल व सूझबूझ वाला है तो वह कौशलपूर्ण रेखांकन द्वारा वाटिका को बहुत सुंदर रूप में स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, आपको वाटिका लगाते समय उसके आकार की ध्यान रखना है, किस आकार में बनाई जाए, उसकी जो क्यारियाँ हैं, किस प्रकार के फूल पत्तियों वाले पौधे लगाए जाएं तथा लताएं, झाड़ियों, पेड़ के स्थान, लता, झाड़ियों, पेड़, पौधे कहाँ पे लगाए जाएं। वाटिका को रेखांकन करना हो, अगर कोई कुशल प्राप्त कुशल व सूझबूझ वाला व्यक्ति हो तो आसानी से उसको रेखांकन कर सकता है। वाटिका को बहुत सुंदर रूप में स्थापित कर सकता है। वाटिका के कुछ नियम हैं जिन्हें वाटिका अभिन्यास कहा जाता है। तो वाटिका के कुछ नियम होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाटिका अभिन्यास कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है पपीता की उन्नतशील खेती का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे पपीते की खेती, पपीता 1 वर्ष बाद फल देने लगता है और 3 वर्ष तक अच्छी फसल देता है। यह आम आदि के छोटे भागों के बीचों बीच में उगाया जा सकता है। यह विटामिन ए, बी, सी व कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। दूध से निकाला गया पदार्थ पपेन मांस गलाने के काम आता है। तो दूध से जो पदार्थ निकाला जाता है दोस्तों, जिसको हम पपेन कहते हैं, वो क्या करता है, मांस गलाने के काम आता है। मिट्टी बुआई के लिए क्या चाहिए, दोमट व दोमट भूमि, बलुई दोमट व दोमट भूमि का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। इस प्रकार की मिट्टी के लिए ये उपयुक्त होती है। इन फसल की सिंचाई व पानी की निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। सिंचाई के लिए भी और पानी निकासी की भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है कलम लगाना व दाब लगाने में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों हमारा एक कलम लगाना होता है, एक हमारा दाब लगाना होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। समानता अगर हम देखते हैं तो सामान्य कलम लगाने में टहनी को जड़ निकलने से पहले मात्र यानी मिट्टी पौधे से काट करके अलग कर देते हैं। जो मतलब मेन पौधा होता है उसमें कलम लगाने के लिए हम जड़ निकलने से पहले क्या करते हैं, उस टहनी को काट करके अलग कर देते हैं। दाब कलम में टहनी मात्र पौधे यानी कि जो मेन पौधा होता है उसमें दाब लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कलम में टहनी मात्र पौधे से जुड़ी रहने देते हैं। टहनी को झुका कर क्या करते हैं, ज़मीन की मिट्टी में दबा देते हैं। अब क्या करते हैं, उस जो मात्र मेन पौधा है उसकी टहनी को झुका करके हम मिट्टी में दबा देते हैं। ये हमारा दाब लगाना कहलाता है। जब इसमें जड़ें आ जाती हैं और टहनी एक स्वतंत्र पौधा का रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे मात्र पौधे से अलग करके स्थायी जगह से पे लगा देते हैं। जब उसमें जड़ें आ जाती हैं और वो क्या करते हैं, फिर मात्र पौधे से उससे टहनी को काट करके अलग कर देते हैं और जहाँ पे हमको लगाना होता है तो वहाँ पे उसको ले जाकर लगा देते हैं स्थायी जगह पे। इसकी 2 विधियाँ हैं। पहला तो का है साधारण दाब होता है, दूसरा है खूंटी बांधना। पहला पॉइंट है तो आपका साधारण दाब, दूसरा हमारा गोटी बांधना कहलाता है। बेला, चमेली आदि का प्रवर्धन साधारण दाब तथा लीची, नींबू तथा लतर वाले
पौधे गोटी विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसी साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।